मेरे बच्चों, यदि आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं, आप कमेंट देखते हैं बच्चों के, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा चैनल देखने से हज़ारों बच्चों का भविष्य बना है, हज़ारों बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। यदि आपने हमारे लगातार 10 वीडियो देख लिए मेरे बच्चों, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। मेरे बच्चों, जो अपन खाना खाते हैं, ऊर्जा कहाँ से आती है? यदि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो भोजन कैसे बनाएंगे? तो जो ऊर्जा आ रही है, कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। कहाँ से आ रही है? सूर्य से। और यह नवीकरणीय साधन है। कैसा साधन है? नवीकरणीय। नवीकरणीय साधन मतलब होता है यह ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। जैसे कोयला है, वो अनवीकरणीय है। मेरे बच्चों, एक एक शब्द आपको पेपर में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? सूर्य। भारतवर्ष की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना नदी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। आप सभी को पता है कि दिल्ली में यमुना नदी है, कई बार अखबारों में खबर आती है। मथुरा के जो तेल शोधक कारखाने हैं, वहाँ से गंदगी यमुना नदी में पहुँचा देते हैं, यमुना नदी में फेंक देते हैं। तो यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। मेरे बच्चों, पेपर में कई बार प्रश्न आता है कि आगरा का जो ताजमहल है, किस कारण से वो नष्ट हो रहा है? तो मथुरा के तेल शोधन कारखानों से वो नष्ट हो रहा है, क्योंकि अम्लीय वर्षा हो रही है पेट्रोल ईंधन के जलने से। पेट्रोल ईंधन के जलने से दो गैसें बनती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड मेरे बच्चों, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना, पेपर में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों से होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ताजमहल का क्षरण किस कारण से हो रहा है? मथुरा के तेल शोधक कारखानों से। दिल्ली के पास कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। मथुरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। तो यमुना नदी किनारे मेरे बच्चों बहुत सारे उद्योग हैं, इसलिए यह प्रदूषित नदी है अपने भारत की। वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। इसका बच्चों, मेरे बच्चों, आंसर आप हमारे देने से पहले आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। कम से कम प्रदूषण फैलाता है सीएनजी। सीएनजी माने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कैसे आप मानोगे ये बात? आजकल के जितने भी वाहन हैं, जितनी भी कारें हैं, कैसी काय की आ रही हैं? सीएनजी की आ रही हैं। सीएनजी की कारें आ रही हैं, आपने रोड पे देखा होगा। बहुत सस्ती भी पड़ती है। जिस गाड़ी से आप 1000 रुपये में पहुंचेंगे, वहाँ सीएनजी से आप 300 रुपये में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण भी नहीं फैलाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाती है? सीएनजी। कृषि आधारित उद्योग है सूती उद्योग, माने सूती कपड़ा होता है। किससे बनाए जाते हैं? कपास से बनाए जाते हैं। कपास कैसे पैदा होती है? खेती से, कृषि से पैदा होती है। तो कृषि आधारित उद्योग है सूती उद्योग। कलकप्पम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इससे कई बार प्रश्न आया। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में, कई बार प्रश्न आया। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में, कई बार प्रश्न आया। सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए? तो वो सहारा है, वो विश्व का है। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश के पास जो राजस्थान लगा है, सबसे बड़ा राज्य मानते हैं राजस्थान को, तो राजस्थान में है थार मरुस्थल। थार के नाम पे महिंद्रा की गाड़ी भी आती है, थार। सहज सुलभ संसाधन है मिट्टी। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अभी अपन चर्चा कर रहे थे। तो अम्लीय वर्षा का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, माने उपरोक्त सभी। ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है, जिसको अपन दोबारा से बना सकते हैं। तो जल नवीकरणीय साधन है। जल, वर्षा हो जाती है, पानी आ जाता है, फिर खत्म हो जाता है, वर्षा हो गई, फिर पानी आ जाता है। कोयला जल जाए, नहीं आएगा वापस। सीएनजी की गैस खत्म हो जाए, नहीं आएगी, दोबारा से भराने पड़ेगी, लेकिन समाप्त तो हो गई वो। पेट्रोलियम, ये भी खत्म हो जाएगा, किसी न किसी दिन खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चों, जल कभी खत्म नहीं होता है। बाष्प बन करके, बादल बन करके दोबारा वो आपके पास आ जाता है। ये चक्रण होता है जल का। जल कभी समाप्त नहीं होता है। जल है आपका
और जैव भार है, जैव भार, जैव भार भी नवीकरणीय साधन है, जल भी नवीकरणीय साधन है। आज यहाँ जल लिखा हुआ है, अगले पेपर में ये जैव भार लिख करके आ सकता है, सूर्य लिख करके आ सकता है, अभी लिखा था। तो ऊर्जा के नवीकरणीय साधन आपको याद क्या रखने हैं? वायु, जल, सूर्य, जैव भार। आप इतने ही याद रख लो, पेपर में इनसे फंसेगा। शोर नापने की इकाई है डेसिबल। शोर माने आवाज, हल्ला, हल्ला, शोर नापने की इकाई है डेसिबल, जिसको हम डीबी के नाम से पुकारते हैं, डीबी, डेसिबल। पृथ्वी के तापक्रम वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र के किनारे जो शहर हैं वो डूब रहे हैं। तो इसका आंसर सही है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं शाकाहारी। शाक माने होती है सब्जी, शाक माने सब्जी। तो जो शाक खाते हैं वो शाकाहारी कहलाएंगे, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाएंगे। पौधों से माने शाक से भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं शाकाहारी। शाक से भोजन प्राप्त करने वाले शाकाहारी। जैसे हिरण है, हिरण आपका शाकाहारी है। खरगोश है, आपका शाकाहारी है। तो पेपर में प्रश्न बन जाता है। अच्छा, सर्वाहारी कौन है? मनुष्य। मनुष्य सब खा लेता है। तो मनुष्य, कभी पेपर में प्रश्न आया है कि हिरण है शाकाहारी, शेर है का मांसाहारी, और सर्वाहारी कौन है? मनुष्य। मनुष्य सबको खा लेता है। मनुष्य देखो फल भी खाता है, मांस भी खा लेता है, तो सर्वाहारी है। अच्छा, अपघटक पर हमेशा प्रश्न आता है, हमेशा। अपघटक माने सड़े गले मरे हुए पदार्थों को छोटे छोटे कणों में बदल करके, तोड़ करके खाद बना देता है, ह्यूमस बना देता है, वो अपघटक होते हैं। ऐसे कोई जंतु मर जाता है, धीरे धीरे वो सड़ जाता है, उससे फिर खाद बन जाती है। तो कौन छोटे छोटे कणों में तोड़ता है? जीवाणु और कवक। पेपर में प्रश्न बनेगा कि अपघटक के नाम बता दो, उदाहरण बता दो दो, तो जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक क्या है? अपघटक। अपघटक के नाम बता दो, जीवाणु और कवक। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पौधों से प्राप्त करते हैं भोजन वे शाकाहारी, मांस से प्राप्त करने वाले भोजन मांसाहारी, जो सब कुछ खाते हैं सर्वाहारी। जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? पीलिया। अच्छा, पानी है, जल है, अपन क्या करते हैं? पीते तो हैं, माने जल पी लिया, माने खराब जल, प्रदूषित जल पी लिया। पी दो, प्रश्न में ही उत्तर है, जल पी लिया तो हो गई बीमारी। जल प्रदूषण माने प्रदूषित जल पीने से पीलिया हो जाएगा, ये प्रश्न में उत्तर है। तो जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी है पीलिया। पीलिया से व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है, व्यक्ति की आंखें और शरीर पीला पड़ जाता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। मेरे बच्चों, आप बाजार से जितनी भी किताबें देखोगे उनमें कई सारे प्रश्न गलत रहते हैं। यहाँ देखिए, जो हमारे पास किताब है उसमें क्षोभ मंडल लिखा हुआ है, जबकि ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? समताप मंडल में। ओजोन परत का क्या काम है? यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे कैंसर की बीमारियां नहीं होती हैं। आपको पता है ओजोन परत में छिद्र हो गया है अंटार्कटिका में। पेपर में प्रश्न आता है, ओजोन परत में छिद्र हो गया है अंटार्कटिका में, किस गैस के कारण? CFC गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण। हर साल प्रश्न आता है कि ओजोन परत में छिद्र किस गैस के कारण हुआ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। शॉर्ट में कैसे कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न की बहुत अच्छी जानकारी मिल गई। सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक है रेडियोधर्मी प्रदूषक। सर्वाधिक
मेरे बच्चों जो रेडियोधर्मी प्रदूषक होते हैं ये कई देश जो हैं अभी रखे हैं, ये इस जुगाड़ में रहती है कि किसी दूसरे देश में फेंके आए। मेरे बच्चों नष्ट नहीं होता है रेडियोधर्मी प्रदूषक। किसी जंतु ने खा लिया, जंतु मर गया, जंतु मर गया, फिर वो बह गया या उड़ गया, जैसे भी ये दूसरे जंतु के शरीर में पहुंच गया, पानी के द्वारा पहुंच गया तो उसमें पहुंच गया तो वो नष्ट ही नहीं होगा, वह जंतुओं को मारता जाएगा। तो रेडियोधर्मी प्रदूषक बहुत ही हानिकारक होते हैं। परमाणु विखंडन से, परमाणु बम के फटने से ये रेडियोधर्मी प्रदूषक उत्पन्न होते हैं और कई जन्मों जन्मों तक बच्चों के बच्चे लंगड़े पैदा होते रहते हैं। तो भोपाल का सुना होगा आपने, 2-3 दिसंबर 1984, माने 2 तारीख की रात 3 की सुबह बात है 1984 की, जब भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, हजारों लोग मरे थे। आज भी वो लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो सबसे हानिकारक प्रदूषक है रेडियोधर्मी प्रदूषक। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है औद्योगिकरण। जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उद्योग बढ़ रहे हैं। और क्या हो रहा है इससे? वनों काटे जा रहे हैं रहने के लिए। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। जब सैली लोग होंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो सैली ज़्यादा प्रदूषण भी करेंगे। तो मानव जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या परिणाम हैं, क्या क्या होता है जनसंख्या वृद्धि से? औद्योगिकरण होता है, क्योंकि अब ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए वस्तुएं बनाने के लिए उद्योग भी लगाने पड़ेंगे, वनों की कटाई करते रहने के लिए, और प्रदूषण फैलाते हैं लोग बाग। उद्योग लगेंगे तब भी प्रदूषण होगा। तो सोच के करके इसका उत्तर देना है आपको। तो मेरे बच्चों अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। गोदान पुस्तक के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। गोदान जो पुस्तक है किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुष्प की अभिलाषा जो कविता है इसके लेखक कौन है? कमेंट में जवाब दें आप। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के जो मंदिर है मेरे बच्चों विश्व की यूनेस्को सूची में रखे गए हैं। विश्व में भी इसका नाम है खजुराहो के मंदिरों का। ये छतरपुर जिले में पड़ते हैं आपके खजुराहो के मंदिर। छतरपुर जिला पता है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है अपने। तो खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेलों ने बनवाए थे 925 ईस्वी में। आपको पता हो हर साल यह कार्यक्रम होता है। खजुराहो में एयरपोर्ट भी बना हुआ है। वो हेमा मालिनी है, वो यहाँ नृत्य करने भी आती हैं खजुराहो में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? ये आपका मेरे बच्चों जबलपुर में है उच्च न्यायालय। जैसे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसी प्रकार कई राज्यों का उनका उच्च न्यायालय होता है। तो अपने मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। ऐसा प्रश्न और बनेगा कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। इसकी 2 मेन शाखाएं हैं। वो कहाँ पे हैं? एक आपकी ग्वालियर में है, एक आपकी इंदौर में है। माने उसे बोलते हैं खंडपीठ। तो जबलपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे है? आपकी इंदौर में है और आपकी ग्वालियर में है खंडपीठ। सोचो भोपाल में नहीं है खंडपीठ, कितनी बड़ी बात है ये। तो उच्च न्यायालय कहाँ है आपका मेरे बच्चों मध्य प्रदेश का? जबलपुर में। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था। संस्कार धानी, संस्कारों की नगरी किसे कहते हैं? जबलपुर को। जबलपुर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। नर्मदा पर कौन से जलप्रपात बनते हैं? भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा पे बनता है। भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पे बनता है। याद कर लो, प्रश्न छपता है पेपर में। लोहे पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष कहते हैं। एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है। एलपीजी जो है अच्छा एलपीजी का फुल फॉर्म भी जान लो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो एलपीजी में मुख्य रूप से पाई जाती है ब्यूटेन। लला को कहते हैं बेटा। एलपीजी लला ए बेटा। इसलिए बता रहा है कि मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे आप। कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे कि इसमें कौन सी गैस पाई जाती है।
किसी में उत्तर मिलेगा मीथेन का, किसी में मिलेगा ब्यूटेन का, किसी में मिलेगा हाइड्रोजन का। तो एलपीजी वाला आ जाए तो एलपीजी लला बेटा, तो एलपीजी में पाई जाती है ब्यूटेन, तो एलपीजी में पाई जाती है ब्यूटेन, तो एलपीजी में पाई जाती है ब्यूटेन। अब भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। और मेरे बच्चों, जो भूकंप किस मशीन से नापते हैं? सीस्मोग्राफ से नापते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है? भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। किस मशीन से नापी जाती है? सीस्मोग्राफ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एक पेपर में प्रश्न और बनेगा मेरे बच्चों कि विदिशा की बुक कौन हैं जिन्हें शांति पुरस्कार मिला था? बच्चों के कार्यों के लिए, बच्चों के सहयोग के लिए, बच्चों को बचाने के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो विदिशा के रहने वाले हैं। भोपाल के पास है विदिशा। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल सबको पता होना चाहिए। ताजमहल आगरा में स्थित है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है दूधराज, जिसको हम साहे बुलबुल भी कहते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। याद कर लो राम, छपेगा पेपर में। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है दूधराज, जिसको हम साहे बुलबुल भी कहते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू जो नृत्य है, बिहू असम में मनाया जाता है। बिहू असम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू असम। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सानिया मिर्जा किस खेल की खिलाड़ी है? सानिया मिर्जा लॉन टेनिस खेलती थी। अभी प्रश्न नहीं आएगा आपका, गारंटी है। ये वाला जो पढ़ रहा 57वां। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? तो नेपाल पड़ोसी देश है, सबको पता है। मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में है। बैंक नोट प्रेस देवास में है। अखबार बनाए जाते हैं नेपानगर में। अखबारी कागज बनाया जाता है नेपानगर में। और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। 3 प्रश्न ही बनेंगे। 3 प्रश्न में एक प्रश्न हमेशा आता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, बैंक नोट प्रेस देवास, अखबारी कागज नेपानगर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य योगदान का संबंध है प्रक्षेपास्त्र, माने मिसाइलें बनाई इन्होंने, इसलिए इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। अब हम साइंस के प्रश्नों की ओर चलते हैं। पोलियो रोग का कारक है, माने पोलियो रोग का कारण है। पोलियो रोग को कौन फैलाता है? विषाणु। पोलियो विषाणुओं से होता, माने वायरस से होता। याद कर लो, वायरस अंग्रेजी में कहते हैं, विषाणु हिंदी में कहते हैं। वायरस से होने वाले रोग, एक तो आपका पोलियो हो गया, एक आपका कोरोना हो गया, ठीक है। ये आपके विषाणुओं से होते हैं, याद कर लो। पोलियो है, कोरोना है, जुखाम, ठीक है, बुखार, ये और पोलियो, ये आपके विषाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं। ध्वनि की तीव्रता माने किससे नापते हैं? ध्वनि माने आवाज, आवाज माने शोर। ये अभी अपन ने देखा था, जो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग में मेरे बच्चों मसूड़ों से खून आता है। आपने कई बार जिंदगी में देखा होगा, कोई व्यक्ति आपके सामने बात करता है तो उसके मुंह से बदबू आती है, उसको स्कर्वी रोग हो गया, मसूड़ों की बीमारी हो गई है, क्योंकि वो विटामिन सी नहीं खाता है, वो खट्टे फल नहीं खाता है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। अब और सुन लो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है,
विटामिन बी की कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। भारतीय प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। भारतीय प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को रूस को पहले कहते थे सोवियत संघ, उसके जो यान था स्पुतनिक फर्स्ट, उसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था आर्यभट्ट। ये अपने भारत का ही था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, पता हुआ आपको। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। मूछें आना शुरू हो जाती हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अभी आएगी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस की याद में? अपने भारत के सीवी रमन की याद में। सीवी रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन की खोज की थी। उनकी याद में, सीवी रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता। कब? 28 फरवरी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। कैसे याद रखोगे? ये सारे जो करते हैं बगल वाले ही करते हैं, सारे जो करते हैं बगल वाले ही करते हैं। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। नीला थोता का सूत्र है। नीला काला। तो नीला थोता का सूत्र है डी ऑप्शन वाला CuSO4 5H2O, जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट 5H2O। तो नीला थोता का सूत्र अच्छे से याद कर लो। एक जंग का सूत्र हमेशा पूछा जाता है, जंग का सूत्र याद कर लो। Fe2O3 H2O। जंग का सूत्र याद कर लिया आपने। नीला थोता का सूत्र याद कर लिया आपने। यही आप पेपर में आता रहता है, इस बार ए, इस बार अगली बार वो। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ओजोन परत में छिद्र का कारण है। देखो अभी अपन ने समझा था, ओजोन परत में छिद्र का कारण है, अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र हो गया है। इसका कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है CFC, लेकिन हमने क्या बताया था पहले? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसका शॉर्ट रूप भी बताया था, याद करो। पीतल के मुख्य अवयव, माना पीतल जो है मिश्र धातु है, एक काय से बनी होती है? यह पीतल जो है कॉपर और जस्ता से, Cu और Zn से बनी होती है। हमेशा प्रश्न आता है पीतल काय से बनी होती है? कॉपर से और जस्ता से, कॉपर से और जिंक से पीतल बनी होती है। अच्छा, स्टील कैसे बनती है? स्टील बनती है लोहा से, कार्बन से और निकल से। स्टील बनती है लोहा से, कार्बन से और निकल से। ग्रीन हाउस गैस है, पढ़ चुके हैं अभी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है, माने ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कोशिका की खोज कौन ने करी थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद दिया था। सब याद करने आपको। कोशिका की खोज बताओ दोबारा से, रॉबर्ट हुक। देखिए आ गया जंग का सूत्र, चर्चा कर रहे थे अपन। Fe2O3 इंटू XH2O, पहला ऑप्शन सही है आपका। विद्युत विभव की इकाई है वोल्ट। बी, वहां से याद कर लो वोल्ट। विद्युत विभव की इकाई है वोल्ट। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। हर साल देखो क्या होता है, अभी इनने पूछ लिया कि विद्युत विभव की इकाई है वोल्ट। अब क्या पूछेंगे वो? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विद्युत शक्ति की इकाई वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वाट। प्रतिरोध की इकाई ओम।
प्रतिरोध की इकाई ओम और विभव की इकाई वोल्ट। मोबाइल कौन सा अच्छा होता है? वीवो का मोबाइल अच्छा होता है, वीवो, विभव वोल्ट। एलईडी का पूरा नाम बताना है आपको, तो लाइट एमिटिंग डायोड, बी ऑप्शन सही है आपका। मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ी, याद करो जोड़ी, कभी संख्या आ सकती है 46, दो को एक जोड़ी बोलते हैं, तो 23 दूनी 46, तो मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ी, या लिख के आएगी 46। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? देखो एक प्रश्न दो बार आ गया, देखिए एक पेपर में। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन, एल का मतलब लला बेटा। प्राकृतिक बहुलक है सेल्यूलोज, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पेपर में प्रश्न आता है। प्राकृतिक माने जिसे प्रकृति ने बनाया है, सेल्यूलोज, आप चावल खाते हो, पेड़ पौधों में जो रेशा निकलती हैं वो सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है, माने जो प्रकृति ने बनाया। जैसे नायलॉन की रस्सी मनुष्य ने बनाई, पॉलीथीन पन्नी मनुष्य ने बनाई, बैकेलाइट जो बॉडी होती है टीवी की, मोबाइल की, अलानी फलानी पाइप वगैरह, ये सब मनुष्य ने बनाए। पेपर में प्रश्न आएगा नायलॉन कैसा है? कृत्रिम। पॉलीथीन कैसा है? कृत्रिम। बैकेलाइट कैसा है? कृत्रिम। माने कृत्रिम माने बे पदार्थ जो मनुष्य बनाते हैं वो कृत्रिम, जो प्रकृति बनाती है वो प्राकृतिक। जैसे सेल्यूलोज, कपास, जूट, पटसन, सेल्यूलोज, कपास, जूट, पटसन, रेशम, ये सब प्राकृतिक हैं क्योंकि ये मनुष्य ने नहीं बनाए, ये प्रकृति ने बनाए। आगे देखिए वही बात है, सीवी रमन को किस घटना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए, कमेंट में जवाब दे सकते हो आप। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसी कारण इनके जो जन्म दिवस है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। मेरे बच्चों अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और इस परीक्षा में टॉप करेंगे यदि आप हमारी सभी वीडियो देखेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी रैंक आएगी, आपका नाम होगा पूरे प्रदेश में। विज्ञान के, वो गणित के, अंग्रेजी की वीडियो देखने के लिए, हिंदी की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन करें।